डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो भारत के संविधान के रचयिता हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका वश चलता तो भारत के संविधान में लैंड राइट्स जो हैं वह भी भूमिहीनों को प्राप्त हुए होते। इतने वर्ष के बाद भी, आजादी के संविधान बनने के इतने वर्ष बाद भी, हमारे मुल्क का एक प्रभावी हिस्सा, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो एफर्मेटिव एक्शन को टॉलरेट नहीं करना चाहता, वो बर्दाश्त नहीं करता है। वो जो टिप्पणियां करता है लेखों पर, यूट्यूब चैनलों पर, या इस तरह की बहुत सारे विमर्शों पर, आप चकित रह जाएंगे। दुनिया की किसी भी मुल्क में एफर्मेटिव एक्शन को लेकर इस तरह की टिप्पणियां नहीं आती जैसी भारत नाम के इस विशाल महादेश में आती हैं। ये रोने लायक बात है कि कैसा समाज हमने बनाया है आजाद भारत को। ये कैसा आजाद भारत है जिसमें सोच का स्तर इतना निम्न है। ये देश का पहला आरक्षण है जो बगैर डेटा के, बगैर सर्वे के, बगैर कमीशन के और बगैर किसी वार्ता के आ गया। और दूसरा, ये भारत का पहला जातिवादी आरक्षण है, पहला जाति केंद्रित आरक्षण है, क्योंकि ये जाति आधार पर दिया गया है। इसके पहले जितने आरक्षण हुए हैं, एससी एसटी का हो या बाद में ओबीसी का हो, ये इन आरक्षणों में जमात और समाज को लिया गया है। यानी एससी समाज, ओबीसी का भी आरक्षण उसी तरह से देखा जाए तो वो जातिवादी आरक्षण इसलिए नहीं है और जाति आधारित इसलिए नहीं केवल है, भले वो कास्ट इक्वेशन, कास्ट की संख्या को देखता हो, कास्ट के बारे में सर्वे कराता हो, लेकिन उसमें अपर कास्ट का भी रिजर्वेशन है। यहां सुप्रीम कोर्ट का 9 जजों का जजमेंट 1992 का इंदिरा साहनी जजमेंट, 9 जजेस, वो 5 जजों की बेंच जिसमें 3 जज एक साथ थे, 2 जज अलग थे, उस स्प्लिट वर्डिक्ट में 9 जजों की बेंच का फैसला तिरोहित हो गया, खारिज हो गया। माननीय न्यायाधीशों के विजडम पर, उनके विवेक पर मैं सवाल नहीं खड़ा करता। वो अपना बेस्ट पॉसिबल उन्होंने लगाया होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये सवाल तो बरकरार रहेगा कि आखिर आधार क्या है आरक्षण का, किस आधार पर हुआ? क्या ये मतलब ठोस तथ्यों के बगैर ये संभव था और होना चाहिए था? EWSS, जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सवर्ण, चर्चा जारी। कई एपिसोड आप अम्बेडकरनामा पर सुन चुके हैं। इस विषय पर पत्रकार, संपादक, एकेडमिशियन शमसूल साहब को भी सुना आपने, राम पुनियानी साहब को सुना, जेपी सिंह साहब को भी सुना आपने। मैंने भी अपनी बात रखी है एक सभा में, और लगातार ये चर्चा जारी है क्योंकि मामला अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विशद चर्चा होना चाहिए। मैं इसको EWSS कहता हूं क्योंकि ये पहली बार है कि सिर्फ सवर्ण के लिए कोटा आया है। और इस पर चर्चा करने के लिए आज वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक उर्मेश जी हमारे साथ, और सीधा उनसे एक प्रश्न करते हुए फ्लोर उनको सौंप दूंगा, उनके हवाले होगा। और पॉइंट ये है कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण को जायज ठहराना संविधान सम्मत है? सवाल ये है, और इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी रतनलाल जी, शुक्रिया आपको। देखिए, मैं समझता हूं कि ये ज्वलंत सवाल आज का है जजमेंट के बाद, कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने बहुमत से जो फैसला किया, ऐसा कहा गया है, बहुमत मैं उसकी व्याख्या भी बाद में करूंगा, कि 3-2 के बहुमत से जो फैसला किया, क्या वो संविधान के अनुकूल है? जी। क्या वो अपने देश में एफर्मेटिव एक्शन के संवैधानिक विमर्शों
खासकर संविधान सभा के विमर्शों और इसके पहले जो लगातार डिबेट समाज में होती रही फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एफर्मेटिव एक्शन के तौर तरीकों को लेकर, उनके क्या वो उसके अनुकूल है? क्या संविधान को इसने बचाया ही नहीं बल्कि संविधान को क्या इसने आगे बढ़ाया है, या संविधान के साथ इस जजमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है? ये एक प्रश्न है जी। अगर मैं इसको देखता हूं तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे ही मैं देखूंगा, एक लेखक के तौर पे, क्योंकि मैं संविधान विशेषज्ञ नहीं हूं, जी। लेकिन एक आम लेखक, एक आम पत्रकार की तरह संविधान को जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अब उसमें हम तो ये नहीं कह सकते ना, बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग आजकल कहते हैं और यहां तक कि न्यायविद भी कह देते हैं कि भारत में आरक्षण 10 साल के लिए हुआ था। ऐसी भी टिप्पणी कर देते हैं लोग। तो कई बार हम लोगों के फेसबुक पेज पर, हम लोगों के लेखों पर भी करते हैं, तो उनको बहुत विनम्रता के साथ मैं बताता हूं कि भाई 10 साल का जो आप बता रहे हैं, ये आरक्षण के बारे में नहीं है, सेवाओं के बारे में या एजुकेशन में सेक्टर में, ये दरअसल पार्लियामेंट और विधानमंडलों के बारे में है, जिसको समय समय पर, समय बीतने के बाद के बीतते समय उसको रिन्यूअल होता रहा है। जिस दिन ये लोग चाहेंगे उस दिन नहीं करेंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन एफर्मेटिव एक्शन जो प्रतिनिधित्व का है, राजनीतिक जी। प्रतिनिधित्व नहीं, सामाजिक आर्थिक गतिविधि में, क्योंकि सेवा में जाना भी एक तरह की आर्थिक गतिविधि है, मैं तो इसके व्यापक और इसको बढ़ाने के फेवर में हूं एफर्मेटिव एक्शन को, कि वो लैंड से लेकर के और संपत्ति के मामले में भी होना चाहिए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो भारत के संविधान के रचयिता हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका वश चलता तो भारत के संविधान में लैंड राइट्स जो हैं वह भी भूमिहीनों को प्राप्त हुए होते, क्योंकि जी। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट उनका निजी तौर पे जो अपने भावना के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार जो पेश किया था, उसमें इस मुद्दे को उठाया था उन्होंने, और भी बहुत सारे मसले आ जाते। लेकिन जी। दरअसल अपने समाज में हुआ है क्या रतनलाल जी, कि ये केवल जुडिशरी का मसला नहीं है, ये केवल राजनीतिक लोगों का मसला नहीं है, ये पूरे समाज का मसला है। इतने वर्ष के बाद भी, आजादी के संविधान बनने के इतने वर्ष बाद भी, हमारे मुल्क का एक प्रभावी हिस्सा, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो एफर्मेटिव एक्शन को टॉलरेट नहीं करना चाहता, वो बर्दाश्त नहीं करता है। वो जो टिप्पणियां करता है लेखों पर, यूट्यूब चैनलों पर, या इस तरह की बहुत सारे विमर्शों पर, आप चकित रह जाएंगे। दुनिया की किसी भी मुल्क में एफर्मेटिव एक्शन को लेकर इस तरह की टिप्पणियां नहीं आती जैसी भारत नाम के इस विशाल महादेश में आती हैं। जी। ऐसा लगता है कि कोई भी नौकरी, कोई भी एजुकेशनल राइट्स, माने पढ़ाई लिखाई में एडमिशन होना या लेक्चरशिप पाना, किसी को भी अगर प्राप्त हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये उसके घर में डाका डाला जा रहा है। ये कितनी हास्यास्पद बात नहीं है, दरअसल ये रोने लायक बात है कि कैसा समाज हमने बनाया है आजाद भारत को। ये कैसा आजाद भारत है जिसमें सोच का स्तर इतना निम्न है लोगों के। अब कोई कह रहा है कि उनका बेटा एमबीबीएस नहीं बन पाया क्योंकि पिछड़ों के हाथ में चला गया आरक्षण। और जिन सज्जन, जिस तरह के लोग कहते हैं, पता चला कि जिस समाज से वो आते हैं, वो देश में एमबीबीएस क्या, बड़े बड़े डॉक्टरों का जो पूरा का पूरा समाज है, समुदाय है, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स उसी समुदाय के। जी। अब वो कहेंगे कि देखिए वो एक लड़का अपॉइंट हो गया किसी मीडिया हाउस में, किस रूप में? एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में, जो सबसे शुरुआती दौर की पत्रकारिता में होता है टेलीविजन में। वो कहेंगे देखिए एक पिछड़ा आ गया, एक दलित आ गया, बाई चांस हमारा हिस्सा मारा गया। अब वो ये नहीं जानते कि जिस मीडिया हाउस में एक दलित या एक ओबीसी के जाने पर वो इतनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, वह 100 लोगों में 2 लोग जो अपॉइंट हुए हैं ऐसे, उनमें से एक है।
यानी 98 लोग 100 में 97 लोग जो हैं वो दरअसल काबिज हैं, और उसमें एक दो के आने पर इतनी आफत, एक भी संपादक नहीं बनने देते, एक भी लेखक को साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं मिलने देते, और उस समाज में कहा जा रहा है कि एफर्मेटिव एक्शन ये नहीं कहलाता है, ये कहलाता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले या न मिले, इसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक फैसला दे दिया। अब बहुत सारे जो एक मीडिया में जो हेडलाइंस आई हैं, और मैं भी मानता हूं कि हेडलाइंस एक लेवल पर सही हैं, लेकिन जो कहा गया कि ये स्प्लिट वर्डिक्ट है, ये विभाजित जनादेश है 3 और 2 के रेशियो में, लेकिन अगर आप उसकी ठीक से व्याख्या करें और ठीक से उस पर जाएं, उस पूरे फैसले को ठीक से पढ़ें और बिटवीन द लाइंस पढ़ें, तो आप पाएंगे कि ये उतना वर्डिक्ट नहीं डिवाइडेड है या स्प्लिट है जितना कहा गया है। 103वें संविधान संशोधन का सबसे प्रमुख बिंदु क्या था रतनलाल जी? वो ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सबसे नंबर 1 था ये मुद्दा। इस मुद्दे पर 5 जजों की राय एक है, होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और माइनॉरिटी वर्डिक्ट को लिखने वाले जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब, उन्होंने ही चीफ जस्टिस के लिए भी फैसला लिखा है। यानी 2 जजों की जो अल्पमत पोजीशन है, माइनॉरिटी जो ओपिनियन है, उसकी ड्राफ्टिंग जो किया, उसका जजमेंट जो लिखा, वो भट्ट साहब ने, जस्टिस भट्ट ने लिखा। वो अपने जजमेंट में कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 103वें संशोधन जो भारत की पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले, 2019 के इलेक्शन से ऐन पहले हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने लाया था, पारित करा लिया था, क्योंकि उनका प्रचंड बहुमत है पार्लियामेंट में, और उसको पारित कराते हुए लोगों ने ध्यान भी दिलाया, लेकिन फिर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई कि उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई शोध नहीं है, और कहीं भी भारत में कोई भी आरक्षण हुआ हो बगैर शोध, बगैर सर्वेक्षण, बगैर किसी डेटा के नहीं हुआ है। ये देश का पहला आरक्षण है जो बगैर डेटा के, बगैर सर्वे के, बगैर कमीशन के और बगैर किसी वार्ता के आ गया। और दूसरा, ये भारत का पहला जातिवादी आरक्षण है, पहला जाति केंद्रित आरक्षण है, क्योंकि ये जाति आधार पर दिया गया है। इसके पहले जितने आरक्षण हुए हैं, SC ST का हो या बाद में OBC का हो, ये इन आरक्षणों में जमात और समाज को लिया गया है। यानी SC समाज, SC समाज क्या है? वो वर्ण नहीं है, वर्ण व्यवस्था जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है उसमें तो बाहर है। वो जो तथाकथित शूद्र समाज है वो OBC है, मेहनत कश लोग है। और दलितों को तो भारतीय हिंदू वर्ण व्यवस्था में माना ही नहीं गया, उनको तो असुर से लेकर और न जाने क्या क्या कहा गया। तो ये वे लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जिनको ये लोग वनवासी कहते हैं। तो ये जो समाज है दरअसल ये जाति नहीं है, ये समाज है, ये समुदाय है, ये कम्युनिटीज है, और उसमें एक जाति नहीं है, अनेक जातियां हैं। उनको मिला, और कैसे मिला? हम सब जानते हैं कि अलग निर्वाचक मंडल की लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई थी। उसको कमजोर करने या उसको आगे न बढ़ने देने के लिए महात्मा गांधी अरवड़ा जेल में अनशन पर चले गए, और डॉक्टर BR अम्बेडकर को मजबूरन उनकी जान बचाने के नाम पर कहो या जो भी कहो, एक कंप्रोमाइज फार्मूला निकला पुणे पैक्ट का, और उसमें आरक्षण सामने आया। तो हमारा ये कहना है कि ये OBC का भी आरक्षण उसी तरह से देखा जाए तो वो जातिवादी आरक्षण इसलिए नहीं है और जाति आधारित इसलिए नहीं केवल है, भले वो कास्ट इक्वेशन, कास्ट की संख्या को देखता हो, कास्ट के बारे में सर्वे कराता हो, लेकिन उसमें अपर कास्ट का भी रिजर्वेशन है। एकदम एकदम मंडल उसमें
एग्जैक्टली उसमें अपर कास्ट के सबाल्टर्न जो हिस्से हैं, जो हाशिए के लोग हैं, जो गरीब है, जो साधारण है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, गरीबी नहीं सामाजिक रूप से भी जो पिछड़े हैं अपने अपने रीजन में। अब जैसे बहुत सारे पहाड़ी इलाके हैं जहां राजपूत लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, कुछ ऐसी भी ब्राह्मण को भी, कम्युनिटीज हैं जो यस ब्राह्मण को भी। यस यू आर राइट, जो इस तरह के ब्राह्मण हैं जो अपने को उत्पीड़ित मानते हैं और दावा करते रहे हैं, और जिनको कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ जी ये बहुत पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हैं, इनको भी प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, उनको दिया। ये पहला आरक्षण है जो आर्थिक आधार पर है, लेकिन इसमें आर्थिक रूप से गरीब न तो दलित हैं, न तो आदिवासी हैं, न तो पिछड़े हैं। सिर्फ इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस यू ललित साहब, तत्कालीन चीफ जस्टिस, और जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब ये असहमत है। उनका कहना है कि इनको भी दायरे में लाया जाना चाहिए था, ये मुद्दा है। दूसरा, इंदिरा साहनी के जजमेंट में जो 50% का पाबंदी लगाई गई थी, अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। जब तक दलित, आदिवासी और ओबीसी मानते थे कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि 27% तो ओबीसी नहीं है, 52% कहा गया था मंडल कमीशन में, और हम तो मानते हैं कि 54-56% के आसपास होगा। लेकिन देश के मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में 27% रखा गया, और कई जगह 27% भी नहीं है, उससे भी नीचे है। और जब भी मांग होती थी लोग कहते थे कि नहीं तो ये तो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को कैसे वायलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट का 9 जजों का जजमेंट 1992 का इंदिरा साहनी जजमेंट, 9 जजेस, वो 5 जजों की बेंच जिसमें 3 जज एक साथ थे, 2 जज अलग थे, उस स्प्लिट वर्डिक्ट में 9 जजों की बेंच का फैसला तिरोहित हो गया, खारिज हो गया, और ये आ गया। अब मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं कानून के मामले में, लेकिन मेरी उत्सुकता है एक नागरिक के रूप में कि आखिर 9 जजों की बेंच का फैसला, और उस फैसले का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो कैसे इररिलेवेंट हो जाता है। अपेक्षाकृत छोटी बेंच, कोई छोटी बड़ी बेंच नहीं, लेकिन संख्या के हिसाब से संविधान पीठ वो भी थी, संविधान पीठ ये भी है, ये कैसे हो गया। तो एक ये सवाल मेरे दिमाग में है। तो ये कुछ पहलू हैं जिनकी तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता था, और आपके दर्शकों और श्रोताओं के से रूबरू होना चाहता था कि ये इस पर सवाल बरकरार रहे। ये ठीक है कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हम उसको जब तक कि वो चैलेंज नहीं हो जाता है, जब तक कि उस पर नया फैसला नहीं आ जाता है, ये लागू रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो बरकरार रहेंगे। सर, जिस समय संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो इसकी चर्चा हुई थी, मैंने पढ़ा। और मैं समझता हूं कि उस समय जो पार्लियामेंट्रियंस थे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, आज के जजों से या लीडर से कोई कम नहीं थे, वो ज्यादा वेल एजुकेटेड थे। और इस तरह के फैसलों से, मतलब पॉलिटिकल क्लास को तो छोड़ दीजिए, उनको तो जनता को खुश करना होता है, तो तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के विजडम पे सवाल नहीं खड़ा होता? देखिए रतनलाल जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, और जी, मेरे प्रोफेशन की अपनी कमिटमेंट्स कुछ हैं, और प्रोफेशनलिज्म के कुछ जरूरी शर्तें हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं, उनके जजमेंट पर कमेंट कर सकते हैं, उसको व्याख्यायित कर सकते हैं, उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम उन जजों के मकसद पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके मोटिव पर सवाल नहीं उठा सकते। ये हमारी प्रोफेशनल एक ठीक है, ठीक कमिटमेंट है, या यूं कहा जाए कि आमतौर पे हमारे यहाँ एक कंसेंसस है मीडिया में कि, और इसके लिए तमाम गाइडलाइंस हैं, जिसमें प्रेस काउंसिल इन्वॉल्व है और तमाम। तो मैं इस पर तो नहीं कुछ कह सकता। ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पहलू मैं सोशियोलॉजिस्ट पर छोड़ देता हूं, लेकिन एक जी, जर्नलिस्ट के यहाँ पर नाते और एक नागरिक के नाते मेरा ये कहना है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कि
हमारे देश में आजादी की लड़ाई के दौरान और उसके बाद संविधान सभा जब चल रही थी, तब भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रश्न उठा था और वो खारिज किया गया था। खारिज किया गया। तो ये एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू, दुनिया भर में जहां जहां एफर्मेटिव एक्शन, चाहे उसका रूप जो भी हो, उसका कैरेक्टर जो भी हो, जहां जहां एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, वहां आर्थिक आधार पर मेरी जानकारी में कहीं नहीं है। नहीं। वो एथनिक जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासकर जो जो पश्चिम के देश हैं उनको जी। लेकर है, जो सोशल बैकवर्डनेस है एक तरह से कह सकते हैं, और जिनका प्रतिनिधित्व जो है मेन स्ट्रीम जो सर्विसेज है उनमें कम है। ऐसे समाजों में जो एफर्मेटिव एक्शन लागू किया गया वो इसी आधार पर लागू किया गया। इसलिए आर्थिक आधार पर मेरी जानकारी में नहीं। शायद ये पहला होगा। हालांकि इसको मैं प्रामाणिक ढंग से नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जानकारी में दिस इज आई थिंक फर्स्ट टाइम। तो एक तो ये, लेकिन उसमें जो मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार ने लागू किया आर्थिक आधार पर आरक्षण। ये केस पड़ा रहा सुप्रीम कोर्ट में। शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बनी थी, नॉर्मल बेंच थी, उस पर सुनवाई हुई। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी, इस पर कोई स्टे नहीं लगा और धड़ाधड़ नियुक्तियां होती रही। आप देखिए कि कोई कमीशन नहीं बना, कोई सर्वे नहीं हुआ, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स कर दिया। उसने भी आदेश नहीं दिया कि आपकी ये जो संविधान संशोधन किया गया है, हम इसको खारिज नहीं अभी करते हैं, लेकिन सर्वे चाहिए, हमें प्रामाणिक दस्तावेज चाहिए, हमें डेटा चाहिए जिसके आधार पर हम इस फैसले को आंक सकें। तो एक ये मैं समझता हूं कि ये भी पहलू लगातार ये सवाल के रूप में खड़ा होता रहेगा। माननीय जजों की, माननीय न्यायाधीशों के विजडम पर, उनके विवेक पर मैं सवाल नहीं खड़ा करता। वो अपना बेस्ट पॉसिबल उन्होंने लगाया होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये सवाल तो बरकरार रहेगा कि आखिर आधार क्या है आरक्षण का, किस आधार पर हुआ, क्या ये मतलब ठोस तथ्यों के बगैर ये संभव था और होना चाहिए था। उसमें लेकिन जिस तरीके से जो क्राइटेरिया लगाया गया है, आर्थिक क्राइटेरिया और जमीन तमाम ये सब, और मुझे लगता है दुनिया में इस जजमेंट को देखिए, ग्लोबल वर्ल्ड है सर, माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर यूएस कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट किया, और ये बातें छुपती नहीं है कहीं। मैं एकेडमिक्स में हूँ, एकेडमिशियन हूँ और एक्टिविस्ट भी हूँ, और इस तरीके से बगैर सोर्सेज के, बगैर डेटा के हम लोग आर्टिकल भी बगैर रेफरेंस के नहीं लिखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि विजडम पे एक सवाल तो खड़े होते ही हैं, और कम से कम हम लोग तो सवाल खड़ा कर ही देते हैं। बहरहाल, समाज में इस पर देखो, चर्चा हो, अच्छी बात है, समाज में चर्चा हो। जी, ओबीसी रिजर्वेशन रोक दिया गया था, और यहाँ पे बगैर रोके हुए, बगैर आंकड़ा के, बगैर किसी चीज के, मतलब ये तो कॉमन सेंस सवाल है कि विजडम पे सवाल खड़े होंगे, और बायस्ड देखिए, है, और आपको इसका। आपको एक बात बताकर मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा कि जी। ये एक असलियत है कि भारत में एफर्मेटिव एक्शन का कोई भी रास्ता या कोई भी मसला, या इवन भारत में समतावादी समाज की स्थापना का कोई बड़ा कदम कभी भी न्यायपालिका के जरिए नहीं आया। मतलब आमतौर पे बड़े वह मसले, वही सवाल ब, मैं अभी करने जा रहा था, हाँ, वही बल्कि सवाल। बल्कि न्यायपालिका से बाधा पहुंची है। जी, प्रिसाइजली यही जो सवाल मैं मसले करने जा रहा जो जो मसले आए वो दरअसल राजनीतिक दरवाजे से आए, राजनीतिक पहल से आए। जैसे हूँ। जी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीयकरण जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का किया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो टर्न डाउन हो गया। हम्म। उसको फैसले को सरकार के जो 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 संशोधन किया उसको सब खत्म कर दिया गया, उसको अवैध घोषित हो गया, गैर कानूनी, और सरकार को वापस लेना पड़ा नोटिफिकेशन। लेकिन बाद में जब श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार काफी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली, मजबूत कर ली, तब जाकर उन्होंने विधायी
तरीके से पुनः उसको इंट्रोड्यूस किया और पारित करा दिया, और इसके बाद जी न्यूट्रलाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के उस सुप्रीम बाधा को। इसी तरह से प्रिवी पर्स के मामले में हुआ। प्रिवी पर्स क्या था? भारत के राजा महाराजा, जो एक तानाशाह की तरह, बल्कि यूं कहा जाए, बिल्कुल एक उसमें अनेक थे जो डिस्पोटिक थे होती, और उन लोगों के प्रीवी पर्स को जो मोटी रकम दी जाती थी, उसको इंदिरा गांधी की सरकार ने बंद कर दिया। जी उसका भी फैसला रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर वही स्थिति हुई, अगली बार विधायी स्तर पर पहल की गई और फिर से वापस इंदिरा गांधी ने उसको एग्जीक्यूट किया। ये दोनों कदम भारत को बेहतर समतावादी समाज बनाने की दिशा में छोटे कदम थे, बड़े कदम नहीं, छोटे कदम थे, न्यूनतम कदम थे। प्रियम्बुल में कही गई बातें, प्रियम्बुल में समता की बात है, भ्रातृत्व की बात है, लोकतंत्र एग्जैक्टली की बात है, एग्जैक्टली और फ्रीडम की बात है। तो भारत के संविधान के प्रियम्बुल के बुनियादी कुछ उसूलों को एग्जीक्यूट या लागू या अमली जामा पहनाने की दिशा के बहुत साधारण ये कदम थे। जी उस पर भी तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम जो मसले थे इस तरह के, उनके साथ क्या हुआ। आप देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन रोक दिया गया था, ये नहीं जी रुका, जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के हुआ, जो बिना किसी कमीशन के हुआ। ये 3 साल से लगातार, आई थिंक 3 साल हो गया, ज्यादा ही होगा। तो ये लगातार धड़ाधड़ नियुक्तियां हो रही हैं इस पर। अब तो खैर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उसको अप्रूव कर दिया, लेकिन आप याद रखिए कि ओबीसी बैंक रोक दिया गया था रोक दिया गया रिकमेंडेशन, था और इसके बाद जो है इंदिरा साहनी का जब फैसला आया तो ये पहलू आया, और उसमें भी इंदिरा साहनी के फैसले को बहुत लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, मैं भी कर लेता हूं। लेकिन उसने जो क्रीमी लेयर का प्रश्न उठा दिया, क्रीमी लेयर का प्रश्न, मैं समझता हूं, आज भी मैं कहता हूं कि वो गलत था। गलत और उसी उसी जजमेंट की इस गलती की वजह से आर्थिक पहलू को एफर्मेटिव एक्शन के साथ कनेक्ट किया गया, और वो दरवाजा इस जजमेंट में भी खुलता नजर आता है, बड़ा जी दरवाजा बनकर। तो ये कुछ पहलू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी जी चलते चलते एक खाली मैं टिप्पणी और उसमें छोटी सी टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा कि चाहे SC/ST एक्ट का मसला हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, जो आप कह रहे हैं उसी को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट से सब नेगेटिव ऑर्डर्स आए थे और अल्टीमेटली आंदोलन की वजह से पार्लियामेंट से पारित हुए थे। आपने सही कहा कि कोई इस तरह का अफर्मेटिव एक्शन सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया आज तक छोड़ दीजिए EWS को। क्या सुप्रीम कोर्ट इसी ऑर्डर में कुछ आया है? मैंने सुना है कि SC/ST के रिजर्वेशन से अब ये हो गया, उसमें बड़े सुविधा भोगी वर्ग हो गए, तमाम तरह की बातें होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट को SC/ST OBC रिजर्वेशन कहाँ लागू हुआ, कितना लागू हुआ, क्या परसेंटेज है, क्या आंकड़े हैं, कितने वाइस चांसलर है, कितने सेक्रेटरी हैं, कितना भूमि आवंटन हुआ, मंडल कमीशन कितना लागू हुआ, कभी इसकी चिंता नहीं होती कि इसमें आंकड़े जो पहले से रिजर्वेशन है उसकी समीक्षा हो तबियत से? देखिए, हमारे समाज में असल में राजनीतिक और सामाजिक दबाव नहीं बढ़ रहा है इन इश्यूज हाँ पर। अगर जी अगर इन वर्गों की ओर से आवाजें उठती कि इस पर ही क्यों न कमीशन बन जाए, कि जो रिजर्वेशन अब तक लागू किया जा रहा था, क्योंकि जी जो एक मान लीजिए अपर कास्ट के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि साहब सब ये तो दलित और आदिवासी और ओबीसी खा जा रहे हैं सारी नौकरियां, और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर इसका भी एक कमीशन बने, और इसमें देखा जाए कि जब से रिजर्वेशन SC/ST को लागू हुआ है, उनकी स्थिति क्या है, कितनी जी तरह की नौकरियों में कितने दलित आदिवासी नौकरी पाए जी हैं, और टोटल आबादी में कितने लोग लाभ पाए हैं। दूसरा, ओबीसी का तो खैर 92-93 की बात है, तो उसमें तो बहुत बैकलॉग है, इतना ज्यादा है कि मैं समझता हूँ 50% से ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा। तो ये यह भी एक आकलन का विषय है, एक बड़ा कमीशन बनना चाहिए और इसकी आवाज उठनी चाहिए कि इन सभी मसलों पर अध्ययन किया जाए, सर्वे किया जाए, समाज के सामने आ जाए, ताकि समाज में दुष्प्रचार करने की किसी को आजादी न मिले, क्योंकि इससे कटुता बढ़ेगी, इससे अशांति फैलेगी, कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो समाज के पक्ष में है कि लोग आवाज उठाएं सरकारों से कि ये कमीशन बने। एक तो ये, दूसरी बात कि बहुत सारे लोग आमतौर पे कहा करते हैं कि
आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए या आरक्षण को बिल्कुल आर्थिक आधार पर करना चाहिए, तो उसमें कई बार हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो न्याय की सेवा या न्याय के कामकाज से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोग भी कह देते हैं। मुझे लगता है कि ये इट्स ए वेरी लाफिंग, वेरी हास्यास्पद है, और इन चीजों पर तभी बंदिश लगेगी जब हमारे समाज में लोग जागृत होंगे और एक तरह का नवजागरण जो है उत्पीड़ित समाजों में सामने आएगा, जिसकी बेहद कमी है, क्योंकि राजनीति के इर्द गिर्द, कुर्सी के इर्द गिर्द सारी की सारी गतिविधियां दलित, आदिवासी और ओबीसी की भी चल रही हैं। समाज के पक्ष में या समाज के इर्द गिर्द वो गतिविधियां नहीं है। तो ये कारण है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि समाज में इतना असंतुलन है और इतनी ज्यादा पूर्वाग्रह है, कि इसका एकमात्र कारण यही है। एमके स्टालिन को छोड़कर बाकी जगह चुप्पी है। नहीं, आवाजें और भी उठा रहे हैं लोग। एमके स्टालिन ज्यादा कंसिस्टेंट है। उसकी वजह यह है रतनलाल जी की द्रविड़ मूवमेंट की पूरी महान पृष्ठभूमि जो है। मैंने देखा है अभी कि आरजेडी के लोग भी अपनी आवाज जिस तरह से उठा सकते हैं उठा रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है, मैंने स्वयं उनके प्रवक्ता को सुना कहते हुए एक टेलीविजन चैनल पर और कुछ यूट्यूब चैनल पर भी। और मेरे साथ ही एक डिस्कशन में प्रोफेसर मनोज झा थे, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं और आपके विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने भी वही बातें कही जो हम कमोवेश हम लोग कह रहे हैं। तो एक तो ये भी पहलू है। तीसरी बात की अभी देखा मैंने सीपीआईएमएल नाम की एक जो पार्टी है वामपंथियों की, उसने तो बकायदा पारित किया है प्रस्ताव वगैरह, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेड एक प्रेस रिलीज वेल डॉक्यूमेंटेड जारी किया। वो भी मैंने देखा कि वो भी ये बात कह रहे हैं, और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी घटना है। और दूसरे जो वामपंथी खेमे हैं उनमें भी इसी तरह का सोच दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्टी है, ज्यादातर जो हाशिए के समाजों के साथ खड़ा होकर काम करने वाली पार्टियां हैं, वो कहना तो यही चाहती हैं, कई कारणों से, कई दबावों से कुछ कह नहीं पा रही हैं, कुछ कह पा रही हैं। तो ये मुझे लगता है। चलिए सर, शुक्रिया आपका, आपने बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और अच्छी चर्चा हुई। दोस्तों, उर्मिलेश जी हैं, बेबाक बेधड़क बोलते हैं और मन की बात नहीं, यहाँ काम की बात होती है। बच्चों के साथ टेलीविजन खोलिए, उनको भी सुनाइए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा लगातार इस मुद्दे पर। जैसा कि उर्मिलेश जी ने कहा है कि सीपीआईएमएल के जो सेक्रेटरी जनरल है दीपांकर जी से, उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी, सीपीएम से भी बात करने की कोशिश की जाएगी, मनोज झा जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी और सबका पक्ष जाना जाएगा। देखते रहिए अम्बेडकरनामा और जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।